एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे कंप्यूटर का परिचय, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, साथ ही साथ हम कंप्यूटर की मेमोरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि 7 से 8 वीडियो में हम लोग यूनिट 9 को कंप्लीट कर दें। अब इसके लिए हम क्या सोर्स रख रहे हैं, तो हम 5th एडिशन ले रहे हैं निर्माण आईएएस का, जो कि अभी करेंटली न्यू आया है। सबसे नया एडिशन निर्माण आईएएस का है 5th एडिशन, वो हम पढ़ने वाले हैं। पूरा हम एक एक चीज पढ़ेंगे उसकी। साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप मतलब आपके पास अगर परीक्षा धाम की किताब हो यूनिट 9 के लिए, तो आप उससे भी चीजें अपडेट करते रहिएगा। वो किताब भी बहुत बेहतर है, ये किताब भी बहुत बेहतर है, तो दोनों किताबों से आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं इस बुक के अलावा, तो आप वहां से अपडेट करिएगा। अब आपके काम क्या क्या रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मैं जैसे लेसन पढ़ाऊंगी उसके बाद ही लगवा रही हूँ, तो आपका काम केवल एक रहेगा, वो है सिनॉप्सिस बनाकर रिवीजन करना। आपको पूरी चीजों जो भी मैं बोलूंगी कि भैया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको वो लिखना है और उसका बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के परिचय से बिना किसी देरी के। कुछ बच्चों का ये कहना है कि मैम आप खुद लिख कर पढ़ाइए या खुद की पीडीएफ से पढ़ाइए, तो मैं उनको यही कहूंगी कि अभी चूंकि समय कम है, नेगेटिव मार्किंग आ गई। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मैं खुद की पीडीएफ बना के, मतलब अलग अलग जगह से, मुझे लगता है काफी बार मुझे भी लगता है कि यार ये जो एक बुक है ना, ये पूरी कंप्लीट नहीं करती चीजों को, हमको 2 से 3 जगह जाकर अपडेट करना पड़ता है चीजों को। लेकिन चूंकि समय कम है, और अगर हो सका तो अगले प्री तक मैं खुद के नोट्स कंप्लीट कर लूंगी, खुद के नोट्स, क्योंकि मुझे खुद ही पीडीएफ बनानी है, खुद ही लिखना है हर चीज को। और तो इस कारण अभी समय लग जाएगा, तो इसीलिए फिर हम अभी जो बेहतर नोट्स चल रहे हैं हमारे मैं कहूंगी कि मार्केट में, तो मैं उससे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर के परिचय से। हमको ये जो फर्स्ट लेसन है ये बहुत बेसिक है, सबको आता है। अगर मैं ऐसे भी पढ़ दूं तो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज समझाने की जरूरत है। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, संग्रहित और प्रदर्शित करता है। अब हिंदी मीडियम की किताब से क्यों पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें। देखो, इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है, लेकिन हिंदी से पढ़ाने का मेरा जो लक्ष्य है वो ये है क्योंकि ज्यादा बच्चे पढ़ पाए। और मोस्टली बच्चे जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के या शहर में भी जो रहते हैं, वो ज्यादातर हिंदी मीडियम से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी चीजें हिंदी मीडियम की ही याद रहती है। अगर एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, वो भी किताब हिंदी मीडियम की ही लेता है प्री में, क्योंकि उसको ऐसा, क्योंकि हमारी मातृभाषा है और हमको मातृभाषा में चीजें ज्यादा याद रहती है, तो इस कारण फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मोस्टली चीजें इंग्लिश में ही दे रखी है इस किताब में। चलिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे शब्द से मानी जाती है, इसका अर्थ है गणना करना। तो आप ये वर्ड लिख लीजिएगा। अगर उसको बहुत ही सरल प्रश्न पूछना हो कभी लाइफ में, तो वो ये पूछ सकता है कि भैया कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो ही है कंप्यूटरे से। ठीक है, इसे गणन यंत्र, संगणक या अभिकलित्र भी कहा जाता है। तो गणक यंत्र, संगणक या अभिकलित्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन को पिक्सलों की संख्या में मापा जाता है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो कंप्यूटर है। दूसरी चीज ये है कि भैया इसको पिक्सलों की संख्या में हम कंप्यूटर का जो रिजोल्यूशन होता है उसको नापते हैं। तीसरी चीज, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो कि है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो चीज आपको याद हो गई हो भी और आप जीवन में कभी ना बोले, उनको सिनॉप्सिस में नहीं लिखते हैं। सिनॉप्सिस में उन चीजों को लिखा जाता है जो आगे चलकर आपको याद नहीं रहने वाली और आप एग्जाम से पहले उसको पढ़ते हो। ठीक है, चलो, कंप्यूटर की कार्य पद्धति की अगर बात करें तो संगठित डाटा सूचना कहलाता है। जब आप डाटा को संग्रहित कर लेते हो तो वो सूचना कहलाने लग जाता है। डाटा इनपुट, कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने भैया कहा प्रिंट की बटन दबाई, तो आपने इनपुट दिया कि भैया किसी चीज को प्रिंट करना है, तो वो डाटा इनपुट हो गया।
ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। ठीक है, डाटा इनपुट का जो है वो सीपीयू को भेजता है। डाटा प्रोसेसिंग नाम से स्पष्ट है कि डाटा को प्रोसेस करना, चीज जो निर्देश दिए गए उनको एग्जीक्यूट करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह क्रिया डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यह प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और इनपुट सीपीयू को दिया जाता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई हमारी। ठीक है, अब हमारा येलो वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है? ठीक है, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे सीपीयू के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सूचना है एक संगठित डाटा। अभी हमने पढ़ा कि जब हम डाटा को संग्रहित कर लेते हैं, सुसंगठित कर देते हैं, तो वो बन जाता है सूचना। अब मैम ये वीडियो किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी जो सिलेबस है उसमें हमारा कंप्यूटर दे रखा है। ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई, कांस्टेबल और भी कोई सी भी एग्जाम, जो भी आपकी नई नई एग्जाम आती रहती है, क्योंकि आईटी आईसीटी सब में होता है, कंप्यूटर सब में पूछा जा रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो ये बुक उन सभी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। साथ ही साथ परीक्षा धाम की किताब से भी आपको थोड़ा सा अपडेशन करना है। अगर आपके पास परीक्षा धाम की किताब नहीं है तो आप उसका या तो प्रिंट निकला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जेरोक्स कॉपी भी देते हैं, तो जेरोक्स ले लीजिए या फिर एक किताब ले आइए। ठीक है, तो उससे भी आपका अपडेट हो जाएगा। तो माइंड से आपके आईसीटी का बिल्कुल भी जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट की बात करें। डाटा आउटपुट नाम से स्पष्ट है कि भैया प्रोसेसिंग के बाद उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराना आउटपुट कहलाता है। इसके लिए प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर जैसी आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह संसाधित प्रोसेस्ड डाटा जानकारी के रूप में प्राप्त होता है। डाटा स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो डाटा तथा प्रोग्राम को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करना डाटा स्टोरेज कहलाता है। डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी और स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। देखो भाई, अब हमने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सब देख लिया। अब स्टोरेज की बात आती है। हम डाटा को कहीं तो स्टोर करते हैं ना, तो अगर हमको अस्थायी रूप से करना है तो प्राइमरी मेमोरी में, स्थायी रूप से करना है तो सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो कंप्यूटर स्पीड होती है, ऑटोमेटिक होता है, वो एक्यूरेसी होती है, सिक्रेसी होती है, उसमें रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल होता है चीजों के प्रति, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वर्सटिलिटी होती है, डिलीजेंस होती है। अभी सारी चीजें हम एक एक करके देख लेते हैं। स्पीड तो सबको समझ आ गया होगा कि यह 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ऑटोमेटिक है, इसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहता, हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, देखो ना, ऐसे तो ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, लेकिन मानव की निर्देश के बिना नहीं कर सकता कुछ भी। एक्यूरेसी, मानव एक बार के लिए गलती कर सकता है। मान लो मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं हो सकता है यहाँ पे बोलने में गलती कर दूं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ये गलती नहीं करता। इसका कार्य लगभग त्रुटि रहित होता है। अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। गोपनीयता, सिक्रेसी रखता है ये। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय रखा जा सकता है। केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही डाटा को देख या बदल सकता है। रिलायबिलिटी मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हो, विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही परिणाम देता है तथा इसमें गलती की संभावना नगण्य होती है, अर्थात यह एक इनपुट देने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। विशाल भंडारण क्षमता, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। कंप्यूटर के बाहर तथा इसमें आंतरिक संग्रहण माध्यम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। बहुउपयोगिता, बहुकौशल, वर्सटिलिटी, कंप्यूटर एक ही समय में एक से अधिक कार्य को कुशलता पूर्व और सटीक रूप से करने की क्षमता रखता है। आई होप ज्यादातर मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, और जिनके पास नहीं है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया होगा। तो जैसे आप मान लो आप पेंट कर रहे हो, आपने पेंट को थोड़ा सा मतलब छोटी उसमें कर दिया, फिर आपने दूसरी चीज चला ली, तो आप 4-5 काम एक साथ कंप्यूटर में कर सकते हो। ठीक है, डिलीजेंस की बात अगर मैं करूं, उद्यमशीलता, कर्मठ होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर बिना थके या कार्यकुशलता में कमी लाए बिना लगातार दोहराए जाने वाले कार्यों को करने की क्षमता रखता है। अब लेकिन इतने तो इसकी तारीफ हो गई, अब कुछ कुछ कमियां भी होती है हर चीज में। मनुष्य में कमियां हैं तो मशीनों में भी कमियां होंगी सारी। अब इसकी लिमिट क्या है?
तो इसकी लिमिट ये है कि भैया ये माइंडलेस होता है, इसमें दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, इसमें स्वयं के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार इसका आईक्यू लेवल शून्य होता है, यह किसी भी प्रकार की जवाबदेहिता नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अब तो एआई आ गया, लेकिन एआई भी कहीं ना कहीं उसमें जो जानकारी है वो उसी जानकारी के अंदर अंदर अपनी आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुंडली वाला एक आजकल बहुत चल रहा है, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ऐप चल रहा है। अब उनमें जो डाटा सेट करा गया है उसी डेटा के आधार पर एआई आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चीजें बताता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप उससे कुछ पूछोगे ना तो वो बताने में असक्षम हो जाता है। ठीक है, खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं जिन्हें समय समय पर अपडेट भी करना पड़ता है। वायरस थ्रेट, कंप्यूटर को वायरस का खतरा होता है। कंप्यूटर में वायरस का खतरा होने में सूचना तथा निर्देश को दूषित हो सकते हैं, साथ ही भंडारण क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसे अपने कार्य के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, इसके अभाव में यह कार्य संपन्न नहीं कर सकता। अब देखो, मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं ना वो यहाँ से बनेंगे या फिर हमारे जो पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की यहाँ से। ये थोड़ा सा आपको वो दिख रहा होगा कम मतलब वाला, वो मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है क्योंकि जब ज्यादा हो जाता है ना तो ये जब आप देखते हो ना तो आंखों को अजीब से चुभती है चीजें, तो इस कारण मैंने ना यहाँ 3 पेज तो बड़े अच्छे कर दिए थे और फिर उसके बाद में कम अब ये रखा था लाइट थोड़ा, उसका एडिट करती हूँ ना तब मैंने कम कर दिया था अगले। अगर आपको लगता है ना कि यही वाला चाहिए आप लोगों को जो ब्राइट वाला ही तो बता देना मुझे, क्योंकि ना मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा मतलब आंखों को चुभने वाली चीजें कम चाहिए होती है, इसीलिए। चलो चलो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अबेकस की अगर मैं बात करूं, सभी को पता है, हम छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं अबेकस अबेकस अबेकस। ठीक है, तो ली काइचिन, चीन में इसका आविष्कार हुआ है, ली काइचिन। ठीक है, इसका नाम भी कितना प्यारा, ली काइचिन। तो अबेकस इसने बनाया, 16वीं शताब्दी में बनाया, संसार का प्रथम गणक यंत्र। देखो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ किस लिए, पहले तो ये सोचो, गणना करने के लिए हुआ। मतलब आप जैसे कैलकुलेटर नहीं होता उस प्रकार से ही गणना करने के लिए हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। हालांकि अब तो हमने कैलकुलेटर अलग कर दिया है, लेकिन कैलकुलेटर इज आल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर ना, वो भी तो कंप्यूटर का एक टाइप है। तो ये इसीलिए तो सबसे पहला गणक यंत्र जो था अबेकस था। इसमें 36 तारों में गोलाकार मन के द्वारा गणना की जाती है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते होंगे ना, उनको जब छोटे होता है ना तभी वो अबेकस लाके दे जाता है। आपने नहीं देखा वो 4 अलग अलग कलर की बॉल्स होती है उसमें फंसी हुई रिंग में, वो अबेकस है। अब आ जाता है नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड में जॉन नेपियर ने इसको बनाया 1617 शताब्दी में। ये जानवरों की हड्डी से बना आयताकार पट्टियां थी जिसमें 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे जाते थे, जिससे गुना करना आसान हुआ। ठीक है, तो नेपियर बोन से क्या हो गया, देखो नाम से स्पष्ट, बोन्स यानी जो हड्डियों से बना है, तो नेपियर ने बनाया तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े हम इजिली कर सकते थे। उस समय तो ये भी मतलब मुश्किल थी नहीं चीजें। देखो किसी भी चीज की शुरुआत होती है ना तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अब हमको लगता है शून्य क्या है, अरे शून्य, शून्य का जब आविष्कार हुआ ये बहुत बड़ी बात थी भाई कि शून्य है। ठीक है ना, तो चीजों की जब शुरुआत होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आज एआई आया है तो हमको थोड़ी बड़ी चीज लग रही है वो, लेकिन धीरे 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 समय के साथ जब हम आज से 10 या 15 साल के बाद देखेंगे तो एआई इज यूजुअल कि ठीक है एआई तो है यार, क्योंकि उससे भी नई नई चीजें, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्लाइड रूल की, तो स्लाइड रूल की अगर हम बात करें तो विलियम ऑर्टरेड जर्मनी में 1620 में ये चीज आई। इसमें 2 प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघु गणना की क्रिया संपन्न होती थी। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि ज्यादातर ना चीजें ऐसी चीजों से पूछा जाएगा जो बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, तो स्लाइड रूल हमारा लघु गणक की क्रिया को संपन्न करता था। इसकी डेट मत याद रखना भले, पर थोड़ा थोड़ा इसको दिमाग में रख लेना कि स्लाइड रूल इज रिलेटेड विद लघु गणक। पास्कलाइन इज इम्पोर्टेंट। ब्लेज पास्कल फ्रांस ने इसको बनाया 1642 में। यह प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी जो केवल जोड़ व घटा सकती थी या ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। देखो ये जो मशीन है हमारी पास्कलाइन, ये क्या है, ये हम या तो जोड़ सकती है या चीजों को घटा सकती है और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है,
लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, अब देखो कैलकुलेटर आ गया। गोटफ्रेड वॉन लेबनीज जर्मनी के थे। इसे लेबनीज की, अब इसकी अब डेट कुछ भी याद मत करो, जो मैं बताऊंगी ना वो याद करना। इसे लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। ये जोड़ घटाव गुना भाग कर सकती थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त हुई थी। ठीक है, तो गोटफ्रेड वॉन लेबनीज ने कैलकुलेटर बनाया। जेकार्ड्स लूम जोसेफ मैरी जेकार्ड फ्रांस की थी। ऐसी बुनाई मशीन जिनमें बुनाई की डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। ये जो जेकार्डस लूम है ना, इन्होंने मशीन बनाई जिसमें बुनाई की डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग हम करते थे। डिफरेंस इंजन चार्ल्स वेबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखना 1822। डिफरेंस इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाई है। भाप से चलने वाली मशीन थी जिसे सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे। इसमें बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक ज्ञात किया जा सकता था। अब आती है एनालिटिकल इंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिटेन के थे एनालिटिक इंजन भी बनाया उन्होंने 1834 में। इसकी डेट तो याद कर लेना कि एनालिटिक इंजन कब बना था। जिसका पहला कंप्यूटर जो भाग गुना जोड़ घटाव करता था, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। टैबुलेटिंग मशीन की बात अगर करें तो ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसको तम इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। इसका प्रयोग 1890 में अमेरिका की जनगणना में किया गया। हरमन होलेरिथ। अटर्नस ऑफ वेरी कंप्यूटर, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जॉन एटनाशॉप और क्लीफोर्ड बेरी, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था, तो इसलिए एटनाशॉप बेरी कंप्यूटर इसका नाम दे दिया गया। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मार्क 1 हार्वर्ड आइकन ने विश्व का प्रथम पूर्व स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। अब सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है, मैं रेड पेन का यूज कर लेती हूँ। मार्क 1 विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। ENIAC का फुल फॉर्म भी याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे आया है कैलकुलेटर, आप कंप्यूटर मत करना। वहां पे पता है अगर हमसे ENIAC का फुल फॉर्म पूछा तो वो कैलकुलेटर कंप्यूटर ना जाने क्या क्या चीज देगा, तो आपको कैलकुलेटर याद रखना है कि ENIAC जब दे रखा है तो वहां पर कैलकुलेटर है। JP एकर्ट जॉन मोचली जो है विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यह 20 एक्यूमुलेट्स का एक संयोजक है। इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मा IBM कंपनी में किया गया था। अब एडवे का जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका ये याद मत करो कि किसने बनाया, इसका फुल फॉर्म और किस काम का था ये याद कर लो भले। ठीक है, प्रोग्राम संग्रहित अवधारणा पर आधारित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की गणना भी कर सकता था। ये जो विश्व में पहला दे रखा ना, ये ज्यादा जरूरी है और इनके फुल फॉर्म जरूरी है। ठीक है, एडसेक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये इसको लिख लेना अपने सिनॉप्सिस में, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। फुल फॉर्म और ये विश्व का कौन सा पहला कंप्यूटर था ये लिख लेना। यूनिवेक की बात करो तो विश्व का पहला कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यवसायिक कंप्यूटर के रूप में किया गया। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 था। इसे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वान न्यूमैन था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ये तो नहीं पूछेगा लेकिन सिद्धार्थ जरूर पूछा जा सकता है। 1977 में पहले व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल 2 का निर्माण हुआ। तो व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर पहला कौन सा था हमारा, एप्पल सेकंड था। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबोर्न था 1981, ये इंपॉर्टेंट है। पहली प्रोग्रामर लेडी आडा अगस्त था, ये तो बहुत ही जरूरी है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कहा जाता है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ओके, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है, तो ये जरूरी है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। इसमें जो भी चीज आपको याद ना रहे वो सिनॉप्सिस में लिख लीजिएगा। और इसमें तो एक दो चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, बाकी तो मुझे इंपॉर्टेंट ही लगती है, क्योंकि देखो होता क्या है,
कभी एग्जामिनर के पास कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है ना, तो फिर वो ऐसी चीज पूछ लेता है कि भैया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब आती है हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो। वहां पे अगर कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है तो हमारे वहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा कंप्यूटर की जनरेशन्स को। ओके, चलो पहली जनरेशन, पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं सभी का, फिर दूसरी चीजें देखेंगे। 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी, 56 से 64 तक दूसरी, 65 से 75, 76 से 89 और 1990 से अब तक का जो पीरियड चल रहा है वो पांचवी पीढ़ी चल रही है, मतलब अभी तक सिर्फ पांचवी पीढ़ी हुई है। स्विचिंग डिवाइस क्या होती थी उस समय? तो पहले में स्विचिंग डिवाइस निर्वात या वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि भैया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप जिसको कहा जाता है उसको यूज किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, वीएलएसआई, एसएलएसआई, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास भी पांचवी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, अब आती है सॉफ्टवेयर तथा भाषाएं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भाषा की, तो पहले बाइनरी भाषा यानी 0 1 का ही प्रयोग होता था। स्टोर प्रोग्राम, मशीनी भाषा जिसको कहा जाता है, उसका यूज किया जाता था। दूसरी उसमें उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी लैंग्वेजेस का यूज हुआ। तीसरे में आते हैं तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या जो हमारा भाषा है इंटरप्रिटेटर, इनका यूज होने लग गया। अब चौथे पीरियड में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और सी भाषा विकसित होगी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी भाषाएं, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटरनेट और मल्टीमीडिया, आज तो कई सारी लैंग्वेजेस जैसे कि हमारी क्या हो गया, जावा हो गई, C++ हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज अब आज तो है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में पहले पीरियड में हमने यूज की थी चुंबकीय टेप पंच कार्ड को, फिर सेकेंड में भी चुंबकीय टेप और डिस्क आ गई थी, फिर हमने चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि करी। चौथे में सेमीकंडक्टर मेमोरी आई, ऑप्टिकल डिस्क तथा वर्चुअल मेमोरी हमारी पांचवी पीढ़ी में आई। ठीक है, अब इनको आपको बार बार लिख के याद करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गणना की बात करो तो मिली सेकेंड, दूसरे की माइक्रो, तीसरा नैनो, पिको, फेक्टो। ठीक है, MM, NPF ऐसे याद करो, MMNPF, सॉरी MMNPF, MMNPF। ठीक है, मिली माइक्रो, देखो मिले माइक्रो नैना, जब मिले माइक्रो नैना किससे? पीकू से, तो मैंने फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, मिले जब मेरे माइक्रो नैना पीकू से, तो मैंने फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, चलो याद हो गया। अब प्रथम पीढ़ी की बात करें उदाहरण की, तो ENIAC, एडवेक, यूनिवेक। ठीक है, द्वितीय की IBM, यूनिवेक। अब ये तो इतना जरूरी नहीं है, मत याद करो, बस ये याद कर लो कि सुपर कंप्यूटर जो है पांचवी पीढ़ी के हैं हमारे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर यूज वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में हुआ, दूसरा वैज्ञानिक और व्यवसाय में, तीसरे का कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, और चौथे का व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि तथा कंप्यूटर का व्यवसायिक उपयोग, इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन के लिए पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है उनका यूज हुआ। चलो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? बताओ मुझे कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। देखो ये रहा ट्रांजिस्टर, हमने पढ़ा था। तीसरे में आईसी सर्किट आया था। फिर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते थे। तो देखो यहाँ पे आप हटा भी सकते हो, जैसे कि ट्रांजिस्टर तो सेकेंड है, ये थर्ड है, वैक्यूम ट्यूब पहला है। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया? तो दूसरी पीढ़ी में किया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटन ने 1947 में, जब हम आजाद हुए तब किया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का यूज हुआ, जो सिलिकॉन जर्मेनियम की बनी थी। आईसी चिप का विकास 1958 में जैक किल्वी, रॉबर्ट नोई ने किया। ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है वाला फैक्ट, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई। हाँ, फैक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी जो आपको याद नहीं रहेगा और इम्पोर्टेंट है वो है जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई। ठीक है, आईसी चिप द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम माना जाता है।
कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति के लिए रैम का विकास हुआ था। ठीक है, तो रैम कब विकसित हो गई थी? तीसरी पीढ़ी में हो गई थी। यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है, इनकी गलती है, इन्होंने थोड़ा सा उसको व्यवस्थित लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे अखरती मेरे को पता है कि मेरे नोट्स अगर मैं बनाती ना तो थोड़े बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाती, लेकिन ठीक है कोई ना, अभी समय नहीं है और इतना अभी, क्योंकि सारे वीडियो भी बनाने हैं, सारी यूनिट भी कंप्लीट करवानी है। तो चलो, जो बेहतर है, जिसकी मेहनत है, वी अप्रिशिएट कि उन्होंने इतनी तो मेहनत करी। ठीक है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति के लिए रैम का विकास हुआ। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, सो डन। देखो कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज कर रहा है ना, तो यार वो इंसान मेहनत तो कर रहा है। ठीक है, ये बात तो है, क्योंकि मतलब कोई ने भी ये बुक बनाई है, उसको भी ये कंटेंट इजीली नहीं मिला होगा। उसने 10-15 जगह अपनी चीजें ढूंढी होंगी, कॉलेज की बुक्स ला लेके आया होगा वो, फिर उसमें से इम्पोर्टेंट निकालना, इट्स नॉट इजी। मुझे पहले पता है, लगती थी ये चीजें कि वीडियो बनाना, यूट्यूब पे पढ़ाना इज नॉट इज वेरी इजी टास्क। और ये तो क्या है, बुक में लिख दिया आप, छपवा दी, नहीं, हर काम मतलब में कुछ ना कुछ टाइम लगता है और मुश्किल होती है। एवरीथिंग इज नॉट इजी। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग भी, क्योंकि अभी आप लोग इन चीजों में हो नहीं, तो आपको ये लगता होगा कि बड़ी इजी है, लेकिन नहीं होती इजी। चलो, अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पर कि भैया कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले तो होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। अब सामान्य पर्पस यानी कुछ किसी भी काम के लिए, कोई विशिष्ट काम नहीं, सामान्य कार्य के लिए हमने इसको बनाया। ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने, पत्र तैयार करने आदि के लिए बनाए जाते हैं। लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसमें आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर की बात अगर हम करें, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, तो ऐसे कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान। अब हमने स्पेसिफिकली बनाया है कोई कंप्यूटर कि भैया स्पेस के लिए यूज हो रहा है तो स्पेस में, कृषि के लिए यूज हो रहा है तो कृषि के लिए, उपग्रह के लिए यूज हो रहा है तो उपग्रह के लिए, ऐसे तो चीजें बनाई जाती है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाती है। सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आदि। अब आता है कार्य के आधार पर। अब अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। तो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन है वो पढ़ते हैं हम लोग। एनालॉग कंप्यूटर, ये जो चीज है ना, मैंने बीएससी सीएस किया, तो हम लोग वो है जो हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोरोना में पास किया है। तो जिस दिन फर्स्ट ईयर में हमारी एग्जाम थी, उसके एक दिन, जैसे मान लो कल एग्जाम है और आज लॉकडाउन लगा था, तो फिर हम एग्जाम नहीं दे पाए थे, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने ये कंप्यूटर का जो पूरा फंडामेंटल ऑफ सी आता है, हमारे कंप्यूटर आता है, पेपर था हमारा, होता होगा अभी भी जो लोग बीएससी सीएस कर रहे हैं उन लोगों का, तो उसमें पढ़ी थी वो, आज तक चीजें याद है। तो कई बार आप एक बार मेहनत कर लेते हो ना, वो जिंदगी भर आपको मतलब हेल्प करती है। तो मेरे लिए ये चीज बहुत हेल्प करी है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं, तो ये भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करता है। अतः इनका प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाण का प्रयोग अधिक होता है। देखो होता है क्या, रुको। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर, एनालॉग घड़ी, वोल्ट मीटर, सिस्मोमीटर। ठीक है, इसमें हम एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते हैं। एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं, जो बच्चा साइंस से रिलेटेड होगा वो समझ रहा होगा कि भाई एनालॉग सिग्नल का यूज होता है। वहीं डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, इसमें हम डिजिटल चीजों का यूज करते हैं, डिजिटल जो चीजें हैं उनका यूज होता है। इस तरीके की जो सिग्नल होते हैं 1001, इस तरीके की बाइनरी लैंग्वेज का। ये कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। ये गणना के लिए बाइनरी पद्धति 0-1 का प्रयोग करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे कैलकुलेटर, लैपटॉप, डिजिटल घड़ी, ऐसा। आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ये एक डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अलावा लैपटॉप, आप कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप जो चीज यूज कर रहे हो ना, वो डिजिटल चीज है। एनालॉग क्या है, जैसे स्पीडोमीटर, आप एक स्पीड मेजर कर रहे हो अपनी। थर्मामीटर, आपको बुखार आ गया तो जो आपकी टेम्परेचर मेजर करेगी। ठीक है, तो ये परिमाण परिमाण को मापती है। ठीक है, जो ये एनालॉग कंप्यूटर है, ये परिमाण को मापता है, और ये जो है हमारी, ये संख्याओं को मापने का कार्य करता है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में तथा इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। ईसीजी तथा डायलिसिस मशीन आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, इन सब में हम इन दोनों का यूज एक साथ करना पड़ता है।
अब अगर बात करें आकार के आधार पर, मतलब सब देखो, पहले जब कोई सी चीज बनती है ना तो वो बड़ी बनती है, फिर छोटा 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 छोटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है तो चीजें छोटी होती जाती है। पहले जो कंप्यूटर थे ना बहुत बड़े बड़े बने थे कि इंसान को मतलब अपने पैरों से की दबानी पड़ती थी, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, रूम के बराबर के कंप्यूटर इस तरीके से थे। लेकिन आज कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि हम हाथ में लेके फिर रहे हैं, ठीक है, जेब में रख पा रहे हैं। तो ये चीजें हुई हैं क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करना जाने हैं। भाई बोल बोल के ना पता है आपकी एनर्जी बहुत वो हो जाती है। चलो मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम लोग। ये आकार में काफी बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक तथा डाटा प्रोसेस की गति भी तीव्र होती है। इन कंप्यूटर पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य करते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान आदि में मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है ये आकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब बड़ा है तो स्टोरेज क्षमता भी ज्यादा है, डाटा प्रोसेस करने की गति भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। बड़ी कंपनी, रेलवे, रक्षा अनुसंधान में इसका यूज होता है। मिनी कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, मिनी ये आकार में मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अब देखो ऐसी चीजें घटती जाएगी, जो साइज है ना यहाँ से यहाँ तक कम होता जाएगा हम, ठीक है, मिनी आ गया। ठीक है, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है तथा इनकी संग्रहण क्षमता तथा गति अधिक होती है। बड़े ऑफिस, बैंक, कंपनी, अनुसंधान आदि में इनका यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में छोटे तथा कम कीमत वाले होते हैं, जिनमें एक समय पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर आज जो हम यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर का, इसमें संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर आप चला रहे हो, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि अगर हमसे पूछ ले जाए किसका उदाहरण है तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ये प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनता है, ये वाला याद रखिएगा। किसी उपकरण जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, प्रश्न क्या मतलब है यहाँ से बनता है, वॉशिंग मशीन में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर यूज होता है। माइक्रोवेव, कार, डिजिटल घड़ी आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर या आईसी चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण के कार्य को आसान बनाता है। सुपर कंप्यूटर जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ज्यादा, वो पढ़ते हैं अब हम लोग। करंट अफेयर की किताब मैं सोच रही हूँ कि मैं टेलीग्राम से करवाऊँ, और एक मन बन रहा है कि सुबह सुबह वीडियो डाल दूँ। तो आप लोगों का क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस बेसिस पे चीजें करेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता तथा विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ये विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक तेज कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इन पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकता है, अतः इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। सबको पता है बात, तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये वाली है। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको किस में मापा जाता है, ये मैं रेड पेन से कर देती हूँ गाइस। तो यहाँ से गाइस ये इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है वॉशिंग मशीन वाला। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो चीजें आपको आती हैं। चलो, इतने समझदार बच्चे हैं मेरे। चलो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में की जाती है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स यानी उससे भी कम में मापी जाती है। एक पेटाफ्लॉप्स जो है वो 10 की पावर 15 फ्लॉप्स होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक पेटाफ्लॉप्स बराबर 10 की पावर 15। अब सुपर कंप्यूटर का यूज किस में होता है, तो मौसम हर चीज में होता है, जैसे मौसम अनुसंधान, अरे रक्षा संगठन, नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण, नियंत्रण, पेट्रोलियम भंडारों का पता लगाने में किया जाता है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर क्रे 1 का निर्माण अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना सेमोर क्रे ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, सेमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट ये प्रश्न ये बनता है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसके पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सेमोर क्रे को, क्योंकि इन्होंने पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे 1 बनाया था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से हम लोग इसको कर लेते हैं। सिनॉप्सिस बनाते चलिए भैया, सिनॉप्सिस नहीं बनाओगे कोई दम नहीं है पढ़ने में फिर। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका पढ़ने से।
एक पेटाफ्लॉप किसके समतुल्य होता है? तो वो 10.15 फ्लॉप के समतुल्य होता है। ठीक है। नवंबर 2024 तक विश्व के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं, अब आप लोग, जब मैं आपको करंट अफेयर तो पढ़ाऊंगी, अगर आप बोलोगे तो पढ़ाऊंगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाना नहीं है, आप टेलीग्राम से हमको करवा दो, तो मैं टेलीग्राम से उसको करवा दूंगी। ठीक है। तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे अपडेटेड वाला जो रहेगा टॉप 5, वो विश्व के टॉप 10 हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है जितना जो हमारे इंडिया के हैं वो। हम ऊपर ऊपर के 2-3 पढ़ेंगे सिर्फ। तो पहला है EL कैप्टन यूएस का, जो कि 1742 पी फ्लॉप्स की उसकी स्पीड है। फ्रंटियर अरोरा ईगल, ठीक है, इतना याद कर लो बस। एल कैप्टन फ्रंटियर अरोरा ईगल, एल कैप्टन फ्रंटियर अरोरा ईगल। ठीक है, चलो। क्वांटम सुप्रीमेसी। अक्टूबर 2019 में गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी की अवधारणा दी, जिसमें कंप्यूटर को 200 गुना तेज करने की बात की गई। इसके तहत गूगल ने साइकामोर नामक एक क्वांटम प्रोसेसर का निर्माण किया। ठीक है, चलो। भारत में सुपर कंप्यूटर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है विजय पांडुरंग भाटकर को। ये अब ज्यादातर इम्पोर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। ठीक है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया। तीनों चीज जरूरी है, किसने किया, कौन सा है, डेट क्या है। ठीक है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक ने किया, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पुणे की कंपनी है। परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के निदेशक हैं डॉक्टर विजय भाटकर, उनको दिया जाता है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया। ठीक है। पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन। सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा DRDO के लिए किया गया है। ठीक है, हमको याद रखना है, पेस अनुराग ने बनाया है DRDO के लिए। पेस अनुराग ने बनाया है DRDO के लिए। थोड़ी सी सांस लेने दो यार। पता बेस्ट क्या होती है? 2 वे कम्युनिकेशन। मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं लाइव क्लास ले लूं, लेकिन दिक्कत ये हो गई, अगर मान लो मैंने लाइव क्लास ली, ठीक है, बीच में नेटवर्क कनेक्शन टूट गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो पूरी क्लास भी अपनी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसीलिए कभी देखेंगे, लाइव क्लास भी लूंगी अगर एग्जाम के पहले बच्चों के ज्यादा डाउट्स आने लग गए तो। और मुझे थोड़ा सा मतलब एक मैं कहूंगी, मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था कमेंट के लिए, वो इसलिए कहा था क्योंकि कुछ बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि मैम आप कहाँ रहती हो, क्या है वो। मैं कहाँ रहती हूँ ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बच्चों। ये नहीं आएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में आएंगी ये चीजें, तो इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और आप इस तरीके की बातें नहीं किया करें, क्योंकि देखो होता क्या है, उससे जो बच्चा सच में यार जिसको हेल्प हो रही है उसको भी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो यार जो बच्चा घर से पढ़ रहा है या जो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है या हाउस वाइफ है, स्पेशली लड़कियां, कि लड़कों को तो एक बार के लिए मौका मिल जाता है बाहर आने का, इंदौर या फिर ये बाहर जाके बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता यार। तो इस कारण उनको हेल्प मिल रही है, तो आप ऐसा काम ना किया करें। चलो, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है जरूर पूछा करिए, डाउट के लिए मैं आई एम ऑलवेज रेडी। आपने कभी भी देखा होगा किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है, आई एम प्राउड ऑफ इट कि भैया मैंने एक भी डाउट नहीं छोड़ा किसी बच्चे का, चाहे वो वर्ग 1 का बच्चा हो, वर्ग 1 के भी जितने भी कमेंट्स आए थे, जितने भी डाउट्स थे, मैंने उनको क्लियर किया है। ठीक है, चलो। सशस्त्र टीम क्रे XC40 सुपर कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह देश का पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। तो देश का पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो सहस्त्र टी क्रे XC40 है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह IITM पुणे में स्थित है। इसकी गणना क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। यह मौसम विज्ञान को समर्पित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भैया कौन सा है आखिरकार। ठीक है, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को सीडेक द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत का प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित
कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त सुपर कंप्यूटर। अब देखो कितनी सारी कंफ्यूजन वाली चीजें, पहले होता है पहला सुपर कंप्यूटर, फिर एआई वाला, फिर स्वदेशी एआई वाला। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग करके लिखनी पड़ेगी अपने सिनॉप्सिस में, तब जाके आपको याद होगी। ठीक है, चलो भारत के सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। फिर से वही बात करूंगी कि जो हमारा सबसे अपडेट वाले रहेंगे वो पढ़ेंगे, हालांकि अपडेटेड ही है भाई ये 2024 के। अगर आप ये आए तो जब ना तो यहीं से प्रश्न बनेगा, कि वो ऐसा नहीं ले आएगा कि भैया बिल्कुल। ठीक है, चलो सहस्त्र, आदित्य, कलर बोसोन, आईआईटी दिल्ली, एचपीसी, परम युवा, परम सिद्धि, परम शिवाय, प्रत्युष मिहिर। ठीक है, तो ये भारत के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं। चलो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की बात अगर मैं करूँ तो मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया था। क्रियान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीडेक और भारतीय विज्ञान संस्थान के माध्यम से किया गया। इन सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के अंतर्गत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस मिशन के प्रथम चरण आईआईटी बीएचयू में परम शिवाय, आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति, आईआईएसईआर पुणे में परम ब्रह्म तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में परम संगणन नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। ठीक है, क्रियान्वयन कौन कर रहा है ये जरूरी है, और ये वाली चीज जरूरी है कि किसके साथ किसके अंतर्गत ये मिशन चल रहा है। ठीक है, अब टॉप 500 में शामिल भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है ये जरूरी है। तो एरावत पीएसआई जिसको सीडेक ने बनाया है 136 रैंक पर आता है। अर्का जिसको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने बनाया है। अरुणिका राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो केंद्र है। ठीक है, प्रत्युष की अगर मैं बात करूं तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है उसने बनाया। अर्का की बात करूं तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इसको बनाया। मिहिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है ये शामिल है। आपको ऊपर के 3 ही याद रखने, ज्यादा याद नहीं करना है। एक मिनट रुकिएगा। वर्तमान समय के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अब कुछ नए टाइप से कंप्यूटर आ रहे हैं, जिसमें नैनो कंप्यूटर जो कि नैनो स्तर 10⁻⁹ m पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर यानी जो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है उस पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कणों में होता है। ये कण युग्म में रहते हैं और इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। बायो कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। इसे डीएनए कंप्यूटर भी कहा जाता है। केमिकल कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें गणना के लिए पदार्थों के रासायनिक गुणों व सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। अब संरचना आ जाती है हमारी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की तो वो देखेंगे हम लोग अभी, और उसके अनुप्रयोग देखना है हमें, और कुछ एक प्रमुख व्यक्तित्व हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर हमारी अभ्यास माला यानी हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए 2 भागों की जरूरत होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों का नियंत्रित करना तथा कंप्यूटर के बीच विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित होता है। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। देखो सॉफ्टवेयर का काम क्या है। देखो हार्डवेयर एक डब्बा मान लो आपकी भैया, ये हार्डवेयर एक डब्बा है, एक बॉक्स है, इसको कंप्यूटर बनाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉइड। आप सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर जिनको हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग की बात अगर हम करें तो इसमें इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी आती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इनपुट डिवाइसेस हम सभी जानते हैं जो इनपुट देने का कार्य करती है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आता है। इसका एक पूरा लेसन है वो हम पढ़ने वाले हैं। सिस्टम यूनिट यानी जो कंप्यूटर को
कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक सेट है जिसके अंदर कई हार्डवेयर घटक जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड आदि होते हैं। इसे टॉवर या चेसिस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड से प्रश्न बन सकता है भाई, मदरबोर्ड से प्रश्न बन सकता है, ये पढ़ लेना अच्छे से। मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। अब मदरबोर्ड, नाम ही मदर है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है, एक तरीके का सप्टा बोर्ड होता है, मतलब एक जिसपे हर चीज चिपकी हुई है। ठीक है, हर चीज उस पर ही लगी हुई है। ठीक है, कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट, आउटपुट, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मतलब एक ऐसा उपकरण जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई है उसको मदरबोर्ड कहा जाएगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका प्रमुख मुख्य कार्य प्रोग्राम का संपादन करना होता है, अतः सारी प्रोसेसिंग इसके द्वारा ही की जाती है। ये कंप्यूटर के दूसरे उपकरण जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट के कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में किसको नापा जाता है, प्रोसेसर की गति को नापा जाता है। इसके मुख्य 3 अवयव होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट नाम से स्पष्ट है कि ये गुना, भाग, जोड़, घटाव करेगा। कंट्रोल यूनिट यानी जो जितने भी सिग्नल्स है कंप्यूटर में उनको कंट्रोल करने की इकाई कंट्रोल यूनिट कहलाती है। ठीक है, तीसरा होता है रजिस्टर। यह सीपीयू की मेमोरी है जो अस्थायी होती है। इसकी क्षमता बहुत कम तथा गति सबसे तीव्र है। सीपीयू सारे गणितीय ऑपरेशन एवं अन्य ऑपरेशन इन्हीं की सहायता से संपादित करता है। यह सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो सीपीयू की मेमोरी को क्या कहा जाता है, अगर डायरेक्ट प्रश्न बन जाए तो हमारा उत्तर होगा रजिस्टर को कहा जाता है सीपीयू की मेमोरी। ठीक है, यह कैसे प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, क्षमता बहुत कम है, गति बहुत तेज है। सीपीयू सारे गणितीय ऑपरेशन और अन्य ऑपरेशन इन्हीं की सहायता से करता है। यह सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। ठीक है, प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब देखो, जो डाटा रॉ डाटा है एक हमारे पास, उसको अगर हम प्रोसेस कर लेंगे या उसको संगठित कर देंगे तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक नहीं है, तो हमने पढ़ा था रजिस्टर है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको हिंदी में अंकगणितीय तर्क इकाई। देखो, जो एक साइंस और जो कंप्यूटर वाला जो टॉपिक होता है ना, इसमें ज्यादातर वर्ड इंग्लिश में पढ़ा करो, क्योंकि प्रश्नकर्ता भी हमसे इंग्लिश में ही प्रश्न पूछता है। नियंत्रण इकाई तो द्वितीयक मेमोरी का पार्ट नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। देखो, ये प्रश्न अब आपको लग रहा है इतना इजी थोड़ी पूछेगा, पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। इसरो का फुल फॉर्म पूछा था एमपीपीएससी 2023 या 22 21 ऐसे कुछ में पूछा गया था, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर। तो उसमें पूछा गया था, बच्चे वो गलत करके आया था, क्योंकि उस समय ना एक मेंटल प्रेशर रहता है बच्चों को। ठीक है, इतना इजी कैसे पूछ लिया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके दिमाग में आता है और वो गलत हो जाता है। कंप्यूटर बस की बात अगर करूँ, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। देखो, कंप्यूटर बस क्या है, मदरबोर्ड पर जो सुचालक तारों का समूह है जो कंप्यूटर के डाटा को, संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, वो कंप्यूटर बस कहलाता है। अब इसमें दो चीज आती है, एक तो सिस्टम बस या इंटरनल बस, दूसरी आती है एक्सटर्नल या एक्सपांशन बस। ठीक है, इंटरनल बस की बात अगर करूं तो ये मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ता है, जैसे सीपीयू, सिस्टम मेमोरी। ऐसे 3 भागों में बांटा जाता है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, एक्सटर्नल बस यानी जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को रखा जाता है। पावर सप्लाई यूनिट की बात अगर मैं करूँ तो एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यह कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति इकाई है जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को उनके अनुकूल विद्युत देता है। एसएमपीएस एक उच्च एसी पावर को लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से ज्यादा अगर बिजली मिल गई तो कंप्यूटर के जो जलने की जो है मतलब चीज हो जाती है, वो कंप्यूटर खराब होने की प्रक्रिया हो सकती है।
आउटपुट डिवाइस सभी को पता है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेमोरी यूनिट वही जो चीजों को स्टोर करने का काम करे, संचित करने का काम करे। तीन प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है। मेन मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, दूसरी होती है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अब इन जो अगला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस का, और जो थर्ड चैप्टर है वो मेमोरी का, तो उसको अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, तो चिंता मत करिएगा। अब अनुप्रयोग की बात करूँ तो मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है अभी पढ़ना। ठीक है, अनुप्रयोग की बात अगर करें तो शिक्षा में हो रहा है, हेल्थ केयर, बिजनेस, कॉमर्स, साइंस, रिसर्च, बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट सर्विस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लाखों चीजें हो सकती है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। कहाँ पर नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं, तो प्रमुख व्यक्तित्व में चार्ल्स बेबेज आते हैं, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर खोजा जो जटिल संरचनाओं पर कार्य कर सकता है। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने पहला यांत्रिक कंप्यूटर खोजा था जो जटिल संरचनाओं पर कार्य करता है। कॉनराड जूस, प्रथम क्रियाशील प्रोग्राम नियंत्रित ट्यूरिंग कंप्लीट कंप्यूटर के जन्मदाता। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं इनके लिए। देखो, पहला क्रियाशील प्रोग्राम नियंत्रित ट्यूरिंग कंप्लीट कंप्यूटर के जन्मदाता है कॉनराड जूस। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस दे दिया गया है, तो क्योंकि चीजें बढ़ानी होती है तो इसलिए दे दिया गया है, इतना जरूरी नहीं है। दुनिया के पहले व्यावसायिक कंप्यूटर Z4 के निर्माता थे ये। रेच नेंडर रोम जर्मन भाषा में है, जिसका अंग्रेजी अनुवादक नाम कैलकुलेटिंग स्पेस है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 1936 में ट्यूरिंग यंत्र इन्होंने बनाया, ये जरूरी है। एंड्रयू एस टोमेनबार्ग, ये तो जरूरी नहीं है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड के ये हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिक्स इन्होंने बनाया। स्टीव जॉब्स, थोड़ा जरूरी है कि नई चीजें अब पूछी जाती है, हर जो एग्जाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई या कोई सी भी एग्जाम हो गई, उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड। स्टीव जॉब्स की बात अगर करें तो अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कार एप्पल इंक के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। आई मेक, आई ट्यून्स, आईफोन, आईपैड के विकास में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है। टिम कुक एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको समझ में आएगा, तो सीईओ ये है। लिनुस लिनुस टुरवाल्डस, फिनलैंड निवासी सॉफ्टवेयर अभियंता। लाइनक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल के लेखक। ठीक है, 1963 में रिवीजन कंट्रोल सिस्टम गिट्स की स्थापना की। नहीं, इतना जरूरी नहीं है। माइकल डेल की बात करें तो अमेरिकी बिजनेसमैन और रचनाकार, डेल इंक के संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है, और सीईओ है। पुस्तक इनकी है डायरेक्ट फ्रॉम डेल स्ट्रेटजीज दैट रिवॉल्यूशनाइज्ड एन इंडस्ट्री। नहीं, जरूरी नहीं है। विलियम हेनरी गेट्स, जिनका पूरा नाम है, तो विल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण 1985 में पेश किया था, ये जरूरी फैक्ट है। पुस्तकें नहीं याद करो इनकी। नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक है। इनकी तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें चलती है। इनकी वाइफ जो है सुधा मूर्ति, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ही अच्छी ऑथर है, और बहुत ही प्यारी प्यारी किताबें लिखती हैं, और बहुत डाउन टू अर्थ लेडी है, और बड़ी मजाकिया स्वभाव है, बहुत अच्छी है। 1981 में इन्फोसिस की स्थापना इन्होंने की। अजीम प्रेमजी विप्रा जो है कंपनी, उनके उसके संस्थापक है ये। ठीक है, विप्रा टेक्नोलॉजी की इन्होंने स्थापना करी थी। रामलिंगम राजू सत्यम इन्फोसिस के संस्थापक ये हैं। चलो, रामादुरई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ। सैम पित्रोदा, सी सेम इंक कंपनी के संस्थापक, सीईओ। भारत की संचार क्रांति की जनक, ये जरूरी है, ये वाला फैक्ट जरूरी है। नंदन नील कन्नी, इन्फोसिस के संस्थापक। नारायण मूर्ति के बाद इन्फोसिस कंपनी के सीईओ बने थे। नहीं, जरूरी इफेक्ट नहीं है। यूआईडीआई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इमेजिंग इंडिया, द आइडिया ऑफ द रिन्यूनेशन, इनका पुस्तक है। विनोद धाम पेंटियम चिप के जनक हैं। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी मान लो आप इसको, पर इतना जरूरी नहीं है ये। ठीक है, चलो, सत्या नडेला की बात अगर हम करें तो 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की थी इन्होंने। ठीक है, एस सी कोहली भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, ये जरूरी फैक्ट है। नासकॉम के संस्थापक देवांग मेहता हैं। सुंदर पिचाई भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये दोनों जरूरी है कि वह गूगल के सीईओ और अल्फाबेट के सीईओ रहे हैं 2015 में गूगल के,
2019 में अल्फाबेट के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग सभी करना। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं, हार्डवेयर भी होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता? कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज नहीं है। ALU, हाँ ALU CPU मेमोरी है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कितने हैं क्वेश्चन? 1 मिनट रुकिएगा। अरे भाई ये तो क्या हो गया? ठीक है ठीक है, हमने उल्टी फोटो लगा दी है। बी, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? IQ, ये है, ये है, ये है। तो आई थिंक कौन सी मान्य विशेषता नहीं है? ठीक है, IQ और ये दो नहीं है, तो 1 और 2 नहीं है। प्रोसेस डेटा के रूप में जाना जाता है, तो प्रोसेस्ड जो डाटा होता है वो फिर जानकारी बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाते हैं? अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय, पुनर्प्राप्ति सभी करता है। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो इसकी वर्साटिलिटी दर्शाती है। ठीक है, अब मेरी जो एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, मैं बहुत ही उससे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ओके, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? मापनीयता, अस्थिरता, विश्वसनीयता या उद्यमशीलता? ठीक है, तो बताओ जल्दी से इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो 9 का उत्तर 1 मिनट मुझे देखने दो, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में याद है, इंग्लिश में उसका पता है, और हिंदी में मैं गलत नहीं करवाना चाहती आप लोगों को। तो 9 का आंसर जो है वो है हमारा बी। ओके, 9 का उत्तर बी। मैंने फोटो ही गलत डाल दी है। चलो, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की क्या कहलाती है? तो ये कर्मठशीलता कहलाती है। चार्ल्स वेबर द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? चार्ल्स वेबर ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब जो था उसको किसने यूज करा था? तो पहली पीढ़ी में ही इसको यूज किया गया था। JW मोचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम क्या था? तो 13 का उत्तर हम देखते हैं सबसे पहले। 13 का जो उत्तर है, इसका उत्तर हमारा है बी। Yes, B is the right option. 13 का B is the right option. तो ENIAC is the right option. इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किया गया था। IC तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित था, तो ये ट्रांजिस्टर पर आधारित था। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है, तो आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचनाओं को प्रोसेस करती है। इसमें जो कोई भी सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, ऐसा कोई भावना या चाहत नहीं होती है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो ये डी वाला गलत है। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18 का बी आएगा। 18 का उत्तर जाएगा बी, ENIAC। 19 का तीसरी पीढ़ी 1965 से 75। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का यूज होता है। चौथे पीढ़ी कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया गया, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो विजय भाटकर को कहा जाता है। परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया? 1991 में किया गया। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इरेजेबल तो इसका उत्तर पहला ही है। IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है।
तो आईसी चिप द्वारा निर्मित जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आईबीएम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो, थोड़ा सा बचा है ना, चलो कर ही लेते हैं। एक डिजिटल घड़ी के रूप में किस कंप्यूटर को यूज किया जाता है? तो डिजिटल घड़ी के रूप में आई थिंक एम्बेडेड कंप्यूटर को यूज किया जाता है। 26 का बी, राइट। 26 का एम्बेडेड कंप्यूटर ही है। नहीं, सुपर कंप्यूटर है। अरे नहीं यार, फिर रुकना। 26 का डी है। 26 का उत्तर डी है, एम्बेडेड कंप्यूटर। सही कहा था मैंने। कार में लगा हुआ गति मापा स्पीडोमीटर निरूपित करता है, एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। 1642 में परिकलन यानी पास्कल लाइन की शुरुआत द्वारा की गई थी। ब्लेड्स पार्टिकल के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? बेबेज संबंध है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? एएलयू है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणित तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? आंतरिक भंडारण जो है हमारा, आई थिंक रजिस्टर इसका उत्तर होना चाहिए। तो रजिस्टर इज द राइट ऑप्शन, या फिर रजिस्टर और रैम दोनों भी हो सकते हैं। चलो 38 का चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। 38 क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, 38 का 1 ही है। चलो, रजिस्टर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू इसको चेंज करता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, तो जो है मेगा हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। लेट मी चेक इट फर्स्ट, बिकॉज गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 का सी है, सही बात है, मेगा हर्ट्ज है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। किसका अनिवार्य भाग है? तो पीसी रजिस्टर जो है हमारे सीपीयू का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? तो रजिस्टर हो गया इसका उत्तर। विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो पहला गणना यंत्र जो था हमारा अबेकस था। ठीक है, चलो 86। ओके, तो फाइनली हमने पूरा फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया और हमारा 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। तो थैंक यू। आप, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, चीज़ें याद हुई होंगी। आप सिनॉप्सिस बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी की चीज़ें भी हम जल्द कंप्लीट करेंगे और 9-10 दिन में हम यूनिट 9 को कंप्लीट करने का एक हमारा लक्ष्य रखा है हमने, वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।